नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आप कपल के नाम से जानते हैं। तो कपल को हम सब लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंसी को समझेंगे और कपल क्या रिप्रेजेंट करता है। कपल फ्री वेक्टर है तो क्या है, फ्री वेक्टर का क्या मतलब है, क्या कोई इसका किसी एक सेंटर के अबाउट वैल्यू होती है या कुछ और भी बातें होती है। तो कपल के बारे में हम सब लोग डिटेल में जानेंगे, कहाँ पर कपल ज़्यादा आवश्यक होता है मूवमेंट की तुलना में। तो ये सारी चीज़ें हम सब लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, आपके सिविल और मैकेनिकल दोनों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीटेक कर रहे हो चाहे वो डिप्लोमा कर रहे हो, और हाँ इंटरमीडिएट लेवल के भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने फिजिक्स को अपना 12th में एक सब्जेक्ट के रूप में ऑप्ट किया है। तो आपको पहले ये आपके मैथमेटिक्स में भी हुआ करता था स्टैटिक्स के नाम से, लेकिन अब आपका सिंपली क्या है कि फिजिक्स में आपको ये पढ़ने को मिलेगा मैकेनिक्स के रूप में। ठीक है, तो आप सब लोग कपल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर और भी लोगों में आप सब लोग शेयर करें जिससे और भी लोग इसको समझ सकें। ठीक है, तो कल हम सब लोगों ने मूवमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा, अब हम कपल के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। पिछले लेक्चर में मूवमेंट को हमने डिटेल में कराया, अब उस मूवमेंट को हम अप्लाई करते हुए रिएक्शंस निकालने की कोशिश करेंगे। आज हम रिजल्टेंट का डिटेल एनालिसिस भी करेंगे और उस रिजल्टेंट फोर्स को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम सब लोग कपल को पहले समझते हैं, फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालना समझते हैं, एक सिस्टम ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स निकालना समझते हैं। सारी एनालिसिस हम सब लोग की कोप्लेनर फोर्स की है। जब हम कभी 3 डायमेंशनल के केस में जाएंगे तब आपका मूवमेंट भी वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, वो एक्सिस के अबाउट होगा। तो वो हम सब लोग अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को हम सब लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कपल क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप टोटी खोलने गए, अगर आपने टोटी खोलने, जैसे कपल मान लीजिए कि ये टोटी है, आपका टैप है इसे और यहाँ नीचे है इसे, आप इसको खोलने गए तो खोलने का तो आप ऐसे डायरेक्ट इस पर ऐसे एक सिंगल फोर्स लगा के भी तो रोटेट करा सकते थे। ऐसे सिंगल फोर्स जब आप लगाएंगे, एक सिंगल फोर्स लगाएंगे तो इसका यहाँ पर इफेक्ट क्या आएगा, एक बल भी आएगा, इसको एक धक्का भी देना चाहे, इसको ये ट्रांसलेट भी कराना चाहेगा, और चूंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा दूर है तो इसको रोटेट भी करा, मूवमेंट भी आएगा। अगर सिर्फ एक टोटी के केवल एक पॉइंट पर आप ऐसे धक्का दें, लेकिन अगर हम टोटी के दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लगाएं, ऐसे अगर हम इधर भी उतना ही फोर्स लगाएं तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि नेट आपका फोर्स 0 है। तो यहाँ जो टोटी का ये सिस्टम, ये आपका जो एक्सिस है टोटी का, उस पर कोई ट्रांसलेटरी मोशन कराने का इफेक्ट नहीं होगा, कोई उसको धक्का देने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जितना उधर धक्का दे रहे उतना इधर, तो सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट आएगा, और वो इफेक्ट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रोटरी इफेक्ट आएगा। इसको केवल रोटेट करा, और टोटी को हम रोटेट कराना ही चाहते थे, टोटी को तोड़ के बाहर नहीं लाना चाहते थे, इसका ट्रांसलेटरी मोशन नहीं चाहते थे, सिर्फ हम क्या चाहते थे, रोटेट करें। तो नेट फोर्स 0 है लेकिन घूम जा रहा है। नेट फोर्स 0 क्यों है, क्योंकि जितना इधर है उतना ही इधर है। तो जब दो इक्वल, क्या बोला हमने, जब दो इक्वल अपोजिट नॉन कोलिनियर फोर्सेस इक्वल हो, अपोजिट हो, जैसे ये इधर गया वो उधर, तो इक्वल अपोजिट दोनों क्या हो, जब कोई दो इक्वल अपोजिट, यहाँ पे आप पैरेलल बोले, दो इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस थोड़े से डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे ये कोई बार है, ऐसे है, ये लटका हुआ है, ये आपने यहाँ पर इसको फिक्स कर रखा है, तो जब आप इधर जितना बल लगाएं उतना इधर बल लगाएं, तो नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या है, 0। तो जब दो इक्वल फोर्सेस, नेट क्या हो, 0 है, इक्वल फोर्सेस अपोजिट फोर्सेस, और कैसे, पैरेलल फोर्सेस, जब दो इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक लाइन में ना होकर थोड़ी दूर पर होते हैं तो यह एक कपल फॉर्म करते हैं। या क्या करते हैं, एक कपल फॉर्म करते हैं। तो जोड़ा क्या है, जोड़े का बल युग्म, इसको हिंदी में बोलेंगे बल का युग्म। तो कैसा युग्म, दोनों इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट हो,
पैरेलल हो पर एक लाइन में ना हो, सेपरेटेड हो, तो क्या बनाएंगे, कपल फॉर्म करेंगे। तो जहां भी आप ऐसे रोटेट करें, जैसे मान लीजिए कि आपने ढक्कन, किसी चीज का ढक्कन रोटेट करना है, यहाँ पे आप थ्रेडेड बने होते हैं, ऐसे थ्रेडेड जॉइंट रहता है और यहाँ पर आपका कैप लगा रहता है। इस कैप को आप ऐसे केवल ऐसे टेंजेंशियल एक सिंगल फोर्स लगाएं तो हो सकता है कि खुल जाए, ऐसा हम नहीं कह रहे, मोमेंट से भी खुल सकता है, लेकिन उस समय ये पूरा सिस्टम उधर की तरफ भी टिल्ट करना, मतलब ये ट्रांसलेट भी करना चाहेगा। लेकिन जब हम इसके अपोजिट एक दूसरा फोर्स, ऐसे जब आप उंगली से ग्रिप करते हैं, ऐसे फोर्स लगाते हैं, मतलब इसकी तरफ उधर और उसकी तरफ इधर, तो अब ट्रांसलेटरी इफेक्ट नहीं रह गया, कोई इसको उधर ढकेलना नहीं चाहता, ना इधर अपनी तरफ खींचना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना चाहता है, घुमाना चाहता है। तो बलयुग्म सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को क्या करना चाहता है, रोटेट कराना चाहता है। बलयुग्म क्या है, जब दो समान विपरीत समांतर बल एक ही लाइन में ना होकर के थोड़े दूरी पर लग रहे हो, तो वह एक क्या बनाते हैं, बलयुग्म बनाते हैं, बल का जोड़ा बनाते हैं, और जिसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रोटेशनल मोशन के लिए होता है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होता है तो कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता बलयुग्म का, ये ध्यान रखिएगा, बात समझिए। अब जैसे ये है, ये आपका कोई एक एलिमेंट है, कोई एक रोलर है मान लीजिए, डिस्क है, आपने इस पर एक बल लगाया इधर की तरफ। अब अगर पूछा जाए कि सिर्फ ये ओ से पूछेंगे भैया क्या हाल है, तो ये कहेगा ये बल हमें घुमाना चाहता है कितनी दूरी पर, इतनी, और यही बल हमें धक्का भी देना चाहता है। लेकिन जब आप इसके अपोजिट भी एक बल लगा देंगे, जब आप इसके क्या करेंगे, अपोजिट भी इक्वल अपोजिट बल लगा देंगे, तो अब ये जितना इधर धक्का देना चाहता था वो उतना उधर धक्का, तो नेट अब ट्रांसलेटरी इफेक्ट क्या हो गया, जीरो। अब ये भी घुमाना चाहता है और ये भी घुमाना चाहता है। तो अगर हम ओ से पूछेंगे आपके अबाउट मूवमेंट बताओ नेट, तो नेट मूवमेंट क्या होगा, एफ इंटू पहला ये आर बाई टू, एफ इंटू आर बाई टू, किधर की तरफ, एंटी क्लॉक, और ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉक, तो प्लस एफ इंटू आर बाई टू, तो यहां से क्या आएगा, एफ इंटू टू, एफ इंटू आर, और आर बाई टू क्या हो गया, सॉरी आर बाई टू नहीं होगा, एफ इंटू आर होगा, रेडियस है ये, हम डी बाई टू लिखना चाहिए था। ये अगर रेडियस है तो इस सिचुएशन में आपका ये क्या होगा, ये आपका मूवमेंट जो होगा एफ इंटू डी बाई टू, बात समझ में आई, और रेडियस ही होगा, तो एफ इंटू डी बाई टू आप सब लोग देखेंगे, एफ इंटू डी बाई टू, ठीक है, एफ इंटू डी बाई टू, एफ इंटू डी बाई टू, जबकि एफ इंटू, और इसी को हम लिख सकते हैं एफ इंटू डी, डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ इंटू डी, या इसी को लिख सकते हैं एफ इंटू आर भाई, फोर्स इंटू ए डिस्टेंस, मूवमेंट तो आप समझ ही चुके हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एफ इंटू आर, तो एफ इंटू टू आर लिखते या फिर एफ इंटू डी। तो अब इससे क्या है, इसका पूरा इफेक्ट इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा, इधर की तरफ ना इधर की तरफ ना इधर, कोई इसको बढ़ाना नहीं चाहेगा, पूरा इसको क्या करना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा। अब अगर कोई एक आदमी कहे नहीं हम इसके अबाउट मूवमेंट निकालना चाहते हैं, नेट अब बताओ, ये ओ डैश है, ये तो हो गया कि ओ के अबाउट नेट मूवमेंट। तो ऐसे सिचुएशन में जब इक्वल अपोजिट आपके पैरेलल फोर्सेस हों, तो ऐसी सिचुएशन में अगर इसके अबाउट, और ये दूरी मान लीजिए x है, ये दूरी कितनी है, x है, इसके अबाउट मूवमेंट बताइए, तो आप लिखेंगे एम ओ डैश इक्वल टू, अब बताइए ये जो फोर्स है इधर की तरफ है, ये आपका इधर की तरफ है, तो ये कितना किधर घुमाना चाहेगा, इधर की तरफ, तो ये होगा एफ इंटू एक्स माइनस, क्यों भाई हमने कि एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, हमारा ये रेफरेंस रहा है, तो ये दूरी कितनी है x और f इंटू एक्स। अच्छा इससे पूछे ये इधर की तरफ है, तो अगर इधर की तरफ है तो ये किधर घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। कितना दूर है, x प्लस डी, ये कितना दूर है, यहां से कितना दूर है, x प्लस डी, तो यहां से भी आप देखेंगे कि एम ओ डैश क्या आता है, f इंटू डी।
ऐसे ही अगर आप किसी और पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, मान लीजिए इसी पॉइंट के अबाउट निकालें, मान लीजिए आपने क्या किया, ओ डैश के अबाउट भी निकाला जो कि x दूरी पर है, तो ओ डैश के अबाउट भी आपका आया f इंटू डी, और एम ओ के अबाउट भी आपने निकाला तो क्या है f इंटू डी। किसी ने कहा नहीं हम इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, तो अगर आप उस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो इस सिचुएशन में भी, इस सिचुएशन में देखेंगे इस फोर्स की वजह से कोई मूवमेंट नहीं आएगा, और इस फोर्स की वजह से कितना आएगा f इंटू डी, क्योंकि ये दूरी कितनी है d है। तो ध्यान रखिए जब इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस कुछ दूरी पर सेपरेटेड होते हैं तो वो बलयुग्म फॉर्म करते हैं, और बलयुग्म जो होता है वो, अगर कोई पूछे कि बलयुग्म का इफेक्ट क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ रोटरी होगा, और वह बलयुग्म क्या होगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर निकालें, पूरे यूनिवर्स में किसी पॉइंट के अबाउट निकालें, तो उसका नेट मूवमेंट f इंटू डी ही आएगा। तो मतलब बलयुग्म का जो इफेक्ट, जो मान होगा, जो बलयुग्म का रोटेशनल मान होगा, रोटेशनल मूवमेंट होगा, वह फोर्स और दोनों पैरेलल फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स और दोनों पैरेलल फोर्सेस, कौन दोनों पैरेलल, जो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स, इसको हम कपल आर्म भी बोल देते हैं, कपल की भुजा। तो बल और बल क्या होगा, बल आघूर्ण की, सॉरी बलयुग्म की भुजा। तो ये आपका दोनों पैरेलल फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है। किधर होगा ये इसका इफेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे अगर इसमें देखें, ये इधर की तरफ है और ये इधर की तरफ है, तो इसका नेट रोटरी मोशन किधर की होगा, क्लॉकवाइज। वैल्यू कितनी होगी, बलयुग्म कितना होगा, f इंटू डी के ही बराबर, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के और फोर्स के परिमाण के गुणनफल के बराबर। पूरी बात समझ में आई। तो अगर किसी सिस्टम में बलयुग्म, देखिए किसी भी सिस्टम में अगर मूवमेंट लग रहा है, सिर्फ मूवमेंट, तो वह मूवमेंट उसको ट्रांसलेट कर, अगर बल लग रहा है, केवल एक बल लग रहा है, तो वह इसको ट्रांसलेट भी कराना चाहता है और घुमाना भी चाहता है। लेकिन अगर से किसी सिस्टम में बलयुग्म लग रहा है, बलों का जोड़ा, और ऐसा जोड़ा जो इक्वल अपोजिट है पर थोड़ा दूर सेपरेटेड है, तो वह सिर्फ और सिर्फ रोटेट कराना चाहता है। पूरी बात समझ में आई। तो जब भी आपको सिर्फ रोटेशन चाहिए हो, ट्रांसलेशन ना चाहिए हो, तो उस सिचुएशन में आप सिर्फ क्या करेंगे, कपल लगाएंगे। सिर्फ रोटेशन के लिए क्या लगाएंगे, कपल लगाएंगे। ऐसे अगर सिचुएशन हम देखें तो गांव में बैल कोल्हू होता है, एक कोल्हू, उस कोल्हू से गन्ने की पेराई करते, तो ये रॉड है, यहाँ ये बैल है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस मेंबर को रोटेट कराना है। तो अगर हम दोनों तरफ ऐसे रॉड लगा के इक्वल अपोजिट घुमाएं, तो ये ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे ये आपका क्या रहेगा, घूमता रहेगा। ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में सिर्फ एक मूवमेंट लगा रहे हैं। उस समय क्या लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट लगा रहे हैं। मूवमेंट कितना है, f इंटू आर। अगर ये दूरी r है और ये f है, तो ये जो कोल्हू का आलम्ब है, ये आपका ट्रांसलेट भी करना चाहेगा, सपोर्ट्स पर लोड भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर इसी में कोई रॉड बढ़ा के इधर की तरफ, अगर कोई रॉड बढ़ा के इधर की तरफ भी एक बल इधर को लगा दे, तो इक्वल अपोजिट फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कराएंगे, वहीं पर रोटेट कराएंगे। तो खैर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो ये नहीं। अब ऐसे हम तो लोग एक स्पैनर देखे होंगे, एक रेंच आती है, जैसे एक तो रेंच हो गया कि आप उसमें अप्लाई किए, पाना रेंच हुआ और ऐसे लगा के इसको घुमा दी। ये आपका हेक्सागोनल नट है या हेक्सागोनल बोल्ट का हेड है, और आप इसको रोटेट है, तो आपने सिर्फ क्या लगाया, सिर्फ आपने इस पर मूवमेंट लगाया। तो ये यहाँ पर इफेक्ट क्या डालेगा कि इसको नीचे भी दबाएगा और इसको ऐसे घुमाने की भी कोशिश करेगा। अगर यहाँ F बल लगाए तो F इंटू आर मूवमेंट हो जाए। लेकिन अगर इसी में हम इस हेक्सागोनल नट को, क्योंकि हम नट को रोटेट ही कराना चाहते, एक ऐसा स्पैनर लगाएं जिसमें दोनों तरफ ऐसे सिस्टम, दोनों तरफ रॉड लगा हो, तो इस पर इधर की तरफ बल लगाएं और इस पर इधर की तरफ बल लगाएं, इक्वल अपोजिट। तो इस सिचुएशन में इस पर नीचे लाने के लिए कोई भी बल
इसको ट्रांसलेट कराने की कोशिश नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो ऐसे आप तो लोग देखे होंगे लीवर वाले, नट वाले, लीवर वाले आपने स्पैनर देखे होंगे, तो ऐसे घुमाते हैं। तो इस सिचुएशन में आपका ये घूमता है, ऐसे घूमता है। बात समझ में आ रही? इसमें इस पर लोड नहीं आता कि ट्रांसलेट। इस सिचुएशन में आप ये जो ये मेंबर है, ये आपका जो बोल्ट है या फिर नट है, इसको आप दबा भी रहे होते। बात समझ में आ रही? इस सिचुएशन में दबाते नहीं, सिर्फ सिर्फ क्या होगा, रोटेशन। और वो रोटेशनल मूवमेंट कितना होगा, वह रोटेशनल मूवमेंट क्या होगा, एफ इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होगा। कल एक बात हुई थी कि मूवमेंट, अब मूवमेंट में भी कई तरीके का मूवमेंट। अच्छा, कोई बॉडी अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, कोई अगर एक बॉडी किसी एक पॉइंट का, और जैसे मान लीजिए किसी एक पटरी को या किसी भी रॉड को हिंज कर दिए, एक पिन लगा दिए और इस पर ऐसे धक्का लगाए, तो ये इस पिन के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। तो जब मोशन के लिए फ्री होगा तो ये जो बल इसको लगेगा, अब जैसे तिरछा भी आप ऐसे भी लगा सकते, लेकिन ऐसे लगाएंगे तो भी इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही इसको रोटेट कराएगा, ध्यान रखना। तो ऐसे लगाए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट आएगा वो f इंटू डी, किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। तो मान भी बता दे। अब इस तरह के अगर रोटेशनल के लिए फ्री है तो इस तरह के मूवमेंट को हम टर्निंग मूवमेंट कहेंगे। इस तरह के मूवमेंट को क्या कहेंगे, टर्निंग मूवमेंट, घुमाऊ वाला आघूर्ण जो घुमा सकता है। ऐसे अगर आप देखेंगे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक में, तो स्लाइडर क्रैंक में क्रैंक पर कनेक्टिंग रॉड द्वारा इसे बल लगेगा। तो जो बल लगेगा उसको अगर इस पे आप इफेक्टिव फोर्स जो लगेगा उसको अगर क्रैंक रेडियस से गुणा कर दें तो आपको टर्निंग मोमेंट मिल जाएगा। यहां पर ये घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो जब ये घूमने के लिए स्वतंत्र है तो ये बल इसको टर्न कराएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टर्निंग मोमेंट। बात समझ में आ रही है? तो जब रोटेशन के लिए फ्री होगा तब टर्निंग मोमेंट की बात आएगी। और जब, अब ऐसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसे बीम था, कॉलम ही मान लीजिए ये ऐसा था, अब अगर हम इसको यहां धक्का दें, क्या ये रोटेशन के लिए फ्री है, रोटेशन के लिए अगर यहाँ पिन ज्वाइंट होता, फ्री होता तो आपका टर्निंग मोमेंट देता। अब यहां पर ये इस मेंबर को क्या कराना चाहेगा, ये इस मेंबर को ऐसे बेंड कराना चाहेगा, ऐसे इस मेंबर को ये क्या कराना चाहेगा, बेंड। तो इसको हम क्या कहेंगे, बेंडिंग मूवमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, बेंडिंग मूवमेंट। जो मूवमेंट बेंड कराना चाहे वो बेंडिंग मूवमेंट। ऐसे उधर से अगर कोई बल लगाता, ऐसे उधर की तरफ धक्का लगाता, तो उधर से जब बल लगाता तो बाहर की तरफ ये बेंड होना चाहता, तो भी बेंडिंग मूवमेंट। जैसे मान लीजिए ये एक आपका बार है, कोई एक बार है, ठीक है, इस पे दो एक्सिस हैं, ये कोई एक बार है, ये बार है, ठीक, तीन एक्सिस मानिए, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लेंथ के अलोंग एक्सिस को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं, लेंथ के अलोंग एक्सिस को क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो ये भी आपका ट्रांसवर्स ही है, वर्टिकल भी ट्रांसवर्स। अब कोई अगर इसको ऐसे घुमाना चाहे, अगर कोई ऐसे घुमाना चाहे, ऐसे ऊपर की तरफ, यहां फिक्स है तभी घुमाने की, मोड़ने की बात होगी, तो ऐसे जब कोई घुमाना चाहे तो क्या होगा, ये बेंडिंग मोमेंट होगा। अच्छा, कोई अगर ऐसे घुमाना चाहे इस एक्सिस के अबाउट, अगर कोई इस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहे, तो मान लीजिए कोई ऐसे घुमाना चाहता, ऐसे, तो ये एक्सिस के अबाउट भी बेंडिंग मोमेंट, और ये भी क्या कहलाएगा, ये भी बेंडिंग मोमेंट। तो ऐसे ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट जितने मूवमेंट होंगे वो बेंडिंग मूवमेंट कहलाएंगे, चाहे ऐसे परपेंडिकुलर और चाहे ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे,
और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, तो ऐसे घुमाना भी बेंडिंग मूवमेंट है, ये भी बेंडिंग मूवमेंट, और इसके अबाउट जो होगा वो क्या कहलाएगा, टॉर्सनल मूवमेंट। तो ऐसे मान लीजिए ये कोई एक सर्कुलर बार है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है, इसके अबाउट मतलब ऐसे घुमा देना, ऐसे, तो ये घुमा देना, ये क्या कहलाएगा, टॉर्सनल मूवमेंट। ये आपका क्या होगा, टॉर्सनल मूवमेंट। बात समझ में आ रही? तो ऐसे इसी को ऐसे घुमा देना टॉर्सनल, ऐसे मोड़ देना भी बेंडिंग है, और इधर की तरफ भी मोड़ देना क्या है, बेंडिंग है। तो ऐसा कोई भी मूवमेंट जो मेंबर को बेंड कराना चाहे, बेंडिंग मूवमेंट। ऐसा कोई मेंबर जो किसी भी मेंबर को, कोई भी ऐसा मूवमेंट जो किसी भी मेंबर को क्या कराए, ट्विस्ट कराना चाहे, क्या करना चाहे, ट्विस्ट कराना चाहे, तो क्या होगा, टर्निंग मूवमेंट। और ऐसा कोई भी मूवमेंट जो किसी भी मेंबर को रोटेट कराना चाहे, मतलब वो रोटेशन के लिए फ्री और रोटेट करा रहा हो, तो क्या कहलाएगा, टर्निंग मूवमेंट। बात समझ में आई? कपल समझ में आए? कपल की कुछ प्रॉपर्टीज हम सब लोग देखेंगे अभी। तो कभी जब आपको सिर्फ रोटेशन चाहिए हो तो कपल को ज्यादा प्रिफर करिए, मूवमेंट से भी रोटेशन मिलेगा, पर उससे मेंबर में ट्रांसलेशन के लिए भी एक लोड आएगा। ट्रांसलेट कराते हैं नहीं कराते हैं वो आपका विषय है, ठीक है। अगर रजिस्ट कर लेंगे ट्रांसलेशन को तो होगा नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि आप लोग केवल मूवमेंट लगाएं, अगर कपल लगाएं, अगर आपको सिर्फ रोटेशन चाहिए। अब पढ़िए क्या हुआ, टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, टू इक्वल, इक्वल हो, अनलाइक मतलब एक जैसे ना हो, पैरेलल फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट द सेम, इक्वल अपोजिट, अनलाइक मतलब अपोजिट, इक्वल अपोजिट समांतर बल जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, फॉर्म अ कपल, कपल बनाते हैं, बलयुग्म बनाते हैं। जब एक समान परिमाण के दो विपरीत समांतर बल, दो विपरीत समांतर बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक सीध में ना हो, किसी दृढ़ पिंड पर क्रिया करें, तो उन बलों द्वारा एक बलयुग्म का निर्माण होता है, उन बलों द्वारा एक कपल का फॉर्म होता है। ऐसे सिचुएशंस आप देख लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कपल, देखिए इसमें एक बहुत खास बात होता है कि कपल को किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालिए, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। किसी पॉइंट के अबाउट निकाले तो उसका मान हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो कपल क्या होगा, बल और बलों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होगा। डायरेक्शन आपका अब इसमें जैसे एंटी क्लॉकवाइज और इसमें क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ अ कपल, कपल का जो मूवमेंट आएगा वो कहीं निकाल, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द वन ऑफ द फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ द वन ऑफ द फोर्स एंड आर्म ऑफ कपल। और आर्म ऑफ कपल क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो दोनों बलों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यूं क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ कपल। तो मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन फोर्स एंड द आर्म ऑफ कपल। दूसरा, द टेंडेंसी ऑफ कपल, बलयुग्म का जो बलों का जोड़ा है, इज टू रोटेट द बॉडी अबाउट एन एक्सिस। अब जो कपल जहां भी किसी एक रॉड में कपल जब लगेगा, इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ रोटेट करना। द टेंडेंसी ऑफ कपल इज टू रोटेट द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, किसी एक एक्सिस के अबाउट। और वो एक्सिस क्या होगा, वो एक्सिस क्या होगा, इस प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा। वो एक्सिस क्या होगा, प्लेन ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये घुमाना चाहेगा, ठीक है। तो द टेंडेंसी ऑफ कपल इज टू रोटेट। देखिए टेंडेंसी की बात करें, घूमेगा नहीं घूमेगा ये बात का विषय है। घूमने के लिए स्वतंत्र ही ना हो, कोई रेजिस्टेंस हो, तब क्या करोगे। क्या किसी बार को मोड़ना चाहते हैं, टॉर्क लगाना चाहते हैं, तो क्या मुड़ ही जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है, पर हाँ टेंडेंसी उसकी बताइए। द टेंडेंसी ऑफ कपल इज टू रोटेट द बॉडी अबाउट एन एक्सिस। ये टेंडेंसी होती है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना। और वो एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंटेनिंग टू फोर्सेस, कंटेनिंग द टू फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस को कंटेन करने वाले प्लेन की क्या होता है, इसकी टेंडेंसी परपेंडिकुलर घुमाए। नेक्स्ट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ कपल सिस्टम। तो किसी भी कपल सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। भाई नेट तो जीरो ही होगा, इक्वल अपोजिट है। अ कपल कैन ओनली रोटेट, कपल केवल रोटेट कर सकता है द बॉडी बट कैन नॉट
ट्रांसलेट द बॉडी। अगर हम नेट फोर्स ऐसे लगा के इसको आगे बढ़ाना चाहें तो आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पर ये घूमना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। अगला ये भी था ना, कपल एक फ्री वेक्टर है। किसी एक बॉडी पर अगर कपल लग रहा, मतलब इक्वल अपोजिट और पैरेलल फोर्सेस किसी डिस्टेंस पर लग रहे हैं, तो उनका नेट फोर्स तो जीरो होगा, पर जो कपल होगा वो किसी भी पॉइंट के अबाउट उसका मान वही रहेगा। तो किसी भी पॉइंट पर इसको आप एज्यूम कर सकते हैं, इफेक्ट सेम देगा उस बॉडी पर। बात समझ में आ रही है। तो कपल एक फ्री वेक्टर है। कपल कैन बी रिप्लेस बाई, अब कपल को सिंगल फोर्स से नहीं रिप्लेस कर सकते। कपल को अगर सिंगल फोर्स से करोगे तो अब आपका मान लीजिए हो सकता है नेट मोमेंट तो जीरो आ जाए, पर नेट फोर्स तो आ जाएगा। तो किसी भी सिस्टम में अगर कपल लग रहा है तो उसको कपल से ही रिप्लेस कर सकते हैं, बल से नहीं। एक बल से करोगे तो नेट मोमेंट तो जीरो हो सकता है, लेकिन फिर एक आपका एक एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हो जाए, क्योंकि नेट फोर्स ऑलरेडी जीरो है। तो कपल कैन बी रिप्लेस बाय अ कपल ओनली। कपल को केवल कपल से ही, कपल को क्या कर सकते हैं, कपल से ही रिप्लेस कर सकते हैं। अ सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस, कोई एक सिस्टम है जिसमें पैरेलल फोर्सेस ढेर सारे लग रहे हैं ऐसे। अ सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज अ कपल, जिसका रिजल्टेंट एक कुल मिला के क्या है, एक कपल आया। हुज रिजल्टेंट इज अ कपल कैन अटेन इक्विलिब्रियम, वह इक्विलिब्रियम प्राप्त कर सकता है। अगर ढेर सारे फोर्सेस हैं और वो एक कपल दे रहे हैं, मतलब नेट फोर्स जीरो दे रहे हैं और कपल दे रहे हैं, कुछ मोमेंट दे रहे हैं, तो ध्यान रखिए वह इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब इस पर एक कपल लगाया जाए। कैन अटेन इक्विलिब्रियम ओनली बाय अनदर कपल ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ढेर सारे बलों के समूह से आपको एक नेट रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो मिल रहा है, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, लेकिन एक इसका रिजल्टेंट कपल मिल रहा है, तो ये तभी बैलेंस किया जा सकता है जब इसके इक्वल अपोजिट एक दूसरा कपल लगा है। बात समझ में आ रही। कपल डज नॉट हैव मूवमेंट सेंटर, मतलब कपल का कोई एक फिक्स सेंटर नहीं होता। जैसे मूवमेंट में हमने देखा कि किसी एक पॉइंट के अबाउट, तो ध्यान रखिए किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तब मूवमेंट फिक्स होगा, अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग। पर कपल को आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लीजिए, हमेशा वो कपल का मान कांस्टेंट होगा। तो इसका कोई एक फिक्स सेंटर नहीं होता। तो कपल कैन नॉट हैव मूवमेंट सेंटर लाइक मूवमेंट ऑफ फोर्स। किसी एक बल का अगर मूवमेंट निकालना होता तो उस किसी एक पॉइंट के अबाउट अलग, क्योंकि अलग अलग होता है तो किसी एक पॉइंट के अबाउट आपको बताना पड़ता है कि सर ओ के अबाउट मूवमेंट इस बल का इतना है। बात समझ में आ रही। अगला हम सब लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई एक बॉडी है, इस पर यहाँ एक बल लग रहा है, इसके जस्ट ऐसे कोई बल लग रहा है और नेट फिर इधर की तरफ ऐसे बल लग रहा है, एक प्लेन में है। तो ऐसे अगर बल्स लग रहे हैं, तीन बल लग रहे हैं और तीनों को किसी एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हूं, तो यह एक नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि भाई इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां होगा और उसका अपोजिट ये है, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो किसी एक बॉडी में अगर ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं जो आपके ट्रायंगल बना रहे हैं, जो आपके क्या बना रहे हैं, तीन फोर्सेस लग रहे हैं जो आपके क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, तो उस पर नेट फोर्स तो जीरो होता है पर नेट मूवमेंट होता है। क्योंकि मान लीजिए कि इसके अबाउट ही निकाले तो इन दोनों का तो मूवमेंट जीरो होगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास कर रहा है, पर ये तो कुछ डिस्टेंस पर होगा ना। तो ध्यान रखिए, अगर तीन बलों से ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बल, दो बल और ये तीसरा, तीनों एक सीक्वेंस में लिए जाए, एक ऑर्डर में लिए जाए, तो उस सिचुएशन में नेट फोर्स तो जीरो होता है, पर ये एक कपल फॉर्म करता है, इन दोनों की वजह से तो जीरो होगा। और ये डिस्टेंस ये, ध्यान से पढ़िएगा, यदि किसी दृढ़ पिंड पर कार्य कर रहे तीन बल परिमाण दिशा एवं क्रिया रेखाओं में, तीन बल परिमाण दिशा एवं क्रिया, अब ध्यान रखिए कॉन्करेंट ना हो, कॉन्करेंट होंगे तो नेट मोमेंट ऑलरेडी जीरो होगा, नेट कपल भी ऑलरेडी जीरो होगा। कोप्लेनर हो पर कॉन्करेंट ना हो, यदि किसी दृढ़ पिंड पर कार्य कर रहे तीन बल
परिमाण दिशा एवं क्रिया रेखाओं में क्रमशः किसी त्रिभुज की भुजाओं से निरूपित किए जाएं। परिमाण दिशा एवं क्रिया रेखाओं में क्रमशः किसी तीन भुजाओं से निरूपित किए जाएं तो वह एक बलून के तुल्य होते हैं। बलून के क्या होते हैं? इक्विवेलेंट, क्योंकि नेट फोर्स क्या होता है? 0 होते हैं। जिसके आघूर्ण का परिमाण, अब बताइए इसके आघूर्ण का परिमाण अगर हम ए के अबाउट निकाल लें तो इसके आघूर्ण का परिमाण क्या होगा? P इंटू बी सी, सॉरी P इंटू बी सी। क्यों? P तो आपका फोर्स है, फोर्स और बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो आपको ये बीच के डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस की बात करें तो AM, P इंटू AM, P एक्चुअल में ये। ऐसे अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालते तो आपका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे लेना होता, तो ये आता आपका Q इंटू मान लो B से बनाए ऐसे, तो Q इंटू यहाँ MN, Q इंटू BN। ऐसे अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालते तो आपका ये आता है, आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपका यहां पर O ले लो मान लीजिए, तो ये होता आपका R इंटू OC। बात समझ आई? फिर से क्लियर कर दे रहे हैं और थोड़ा। ये P है, अगर हम A के अबाउट इसका मोमेंट निकालें तो A के अबाउट क्या होगा? MA इक्वल टू बल P इंटू AM। बल तो P है और इंटू डिस्टेंस क्या है? AM। ऐसे अगर कोई मान लीजिए C के अबाउट निकाले, C के अबाउट, तो C के अबाउट निकालने के लिए आपको C से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ये O है, तो अब यहां से क्या लिखेंगे? R, क्योंकि P और Q तो वहीं से होकर जा रहे हैं, तो R इंटू OC। या फिर अगर मान लीजिए कि B के अबाउट निकाला जाए, तो B के अबाउट निकालने के लिए आपको यहाँ परपेंडिकुलर, ये मान लीजिए N, तो हम B के अबाउट लिखेंगे R की क्या है? यहाँ पे Q होगा, क्योंकि R और P तो B से जा ही रहे हैं, तो Q इंटू BN। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, अब आप किसी भी पॉइंट को, तो देखिए नेट फोर्स तो 0 है, नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में है, पर किसी एक पॉइंट के और मोमेंट निकाल लो तो एक आपका मोमेंट आ रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो और मोमेंट आए तो उसी क्या बनेगा? तो आपका कपल बनेगा। आप सिचुएशन कपल कैसे पता चलेगा? तो ये आप नोट कर लिए होंगे, किसी भी पॉइंट, चाहे आप P इंटू AM लिखे, R इंटू OC लिखे या Q इंटू BN, सब बराबर आएगा। P इंटू AM या फिर Q इंटू BN या फिर R इंटू OC, तीनों बराबर ही होंगे, ध्यान रखिएगा, बात समझे। और आगे हम बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि इसका इफेक्ट तो बलयुग्म होगा, इफेक्ट आपका कपल होगा, और अगर उसका मान पूछे तो आप कहोगे P इंटू AM, तो ये क्या हम लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ 1/2 P इंटू AM। कोई दिक्कत तो नहीं, 2 से गुणा दिस। और यही क्या है? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। यही क्या है? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब फिर से इसको पढ़िएगा। यदि किसी दृढ़ पिंड पर, किसी रिजिड बॉडी पर कार्य कर रहे 3 बल परिमाण में, दिशा में एवं क्रिया, कोलिनियर, सॉरी कॉन्कुरेंट ना हो, एक पॉइंट से ना जा रहा हूं, परिमाण दिशा एवं क्रिया रेखाओं में क्रमशः किसी त्रिभुज की भुजाओं से निरूपित किए जाएं तो वो एक बलयुग्म के तुल्य होते हैं। नेट फोर्स 0 होता है, जिसके आघूर्ण के परिमाण का आंकिक मान, इसके आघूर्ण के परिमाण का आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर नहीं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर। तो जो त्रिभुज बनेगा उसके क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर, ये ध्यान रखिएगा, कपल होगा। क्लियर है? कपल सिर्फ रोटेशनल इफेक्ट देगा, ट्रांसलेशनल इफेक्ट नहीं देगा। बेंडिंग मोमेंट समझ चुके होंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट बेंडिंग मोमेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्या होगा? टॉर्क। तो एक्सिस के अलोंग जो आपका लेंथ के अलोंग एक्सिस हुआ, उसके अबाउट जो मोमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? टॉर्क। और ट्रांसवर्स एक्सिस चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, तो ट्रांसवर्स, अब यही मेंबर है, इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ घुमाएं तो भी बेंडिंग मोमेंट, ऐसे आपकी तरफ घुमाएं तो भी बेंड, और ऐसे करने लगे ऐसे, तो ये क्या होगा?
टॉर्सनल और टॉर्क इसको कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब आगे ट्रांसफर ऑफ फोर्स टू द पैरेलल पोजीशन। तो किसी एक पैरेलल पोजीशन पर फोर्स को ट्रांसफर करना हो तो उसका इफेक्ट जानना है मान लीजिए हमें, तो ध्यान दीजिएगा, यह एक बल किसी एक बॉडी पर लग रहा है, यह एक बल किसी एक बॉडी ए पर लग रहा है, चलो भाई ए पर लग रहा है। अब किसी ने कहा ये बताइए कि इसका प्रभाव बी पर क्या होगा। अगर सिर्फ ए से पूछा जाए तो ए कहेगा लाइन ऑफ एक्शन हमसे पास हो रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। हाँ, हमें ये ढकेलने की कोशिश जरूर, हमें ट्रांसलेट कराने की कोशिश जरूर कर रहा है, ऐसे समझ में आया। अब किसी ने कहा नहीं नहीं बी पर बताओ, बी ने कहा हम पे बताओ भाई, तो क्या ये बी से पास कर रहा है? नहीं, तो बी पर क्या करेगा? तो ये बॉडी है, इस बी पर ये ऐसे इसको ढकेलना भी चाहेगा और क्या कराना चाहेगा? घुमाना भी चाहेगा। तो अब इस सिचुएशन में ध्यान रखें, ऐसे केसेस में एक बल है, अब बी पर जहां आपको प्रभाव निकालना हो वहां पर समझते हैं। तो बी पर हम अगर इसी के इक्वल अपोजिट एक बल लगा दें, मतलब ये एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो अब भाई अगर इक्वल अपोजिट बल लगा दिए तो उससे कोई फर्क नहीं है, तो नेट जीरो ही है ना, तो जीरो कहीं लगा देने से कोई फर्क थोड़े पड़ता है। तो ये एफ लगा दिए, यहाँ ये एफ लगा दिए, पूरी बात समझ में। अब अगर हम इससे इस बल से पूछे कि क्या हल है, तो ये कहेगा हम और हम मिलके एक कपल बना लिए, हम और हम, देखिए ये ऐसे इधर की तरफ और ये ऐसे इधर की तरफ, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए? नेट फोर्स जीरो हो गया इन दोनों का, और एक क्या बना लिए? कपल। और उस कपल का मान अगर हम पूछे तो आप कहोगे एफ इंटू डी, इधर की तरफ क्लॉकवाइज। तो अब ये तो बचा ना, वो दोनों गायब होके एक केवल इकलौता। अब ये वेक्टर आपका कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, किसी एक बल को जब दूसरी जगह पर प्रभाव देखना हो, किसी दूसरी जगह पर रिप्लेस करना हो, तो हम उसी के इक्वल अपोजिट दो फोर्सेस मान लेते हैं, और ये दोनों, ये और ये मिलकर, ये इधर की तरफ है, ये दोनों मिलकर एक कपल बना देंगे। मतलब जब हम रिप्लेस करेंगे तो एक बल और एक कपल के इक्विवेलेंट होगा। तो किसी एक बल का उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलावा किसी दूसरे पॉइंट पर, किसी एक बल का उसके लाइन ऑफ एक्शन पर देखोगे तो बल ही होगा, उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलावा किसी दूसरे पॉइंट पर प्रभाव एक फोर्स और एक कपल दोनों होता है। तो जब कभी किसी एक फोर्स को दूसरी जगह रिप्लेस करना हो तो वो सिर्फ फोर्स नहीं होता, वो क्या होता? फोर्स भी होता, उसको ढकेलना भी चाहता है और घुमाना भी चाहता है। कितने से घुमाना चाहता है? तो फोर्स और इनके दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, इतने से घुमाना चाहता। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो कपल अब आपको समझ में आ गया।